मैं ब्रिजेश जी के पास जाऊंगा। ब्रिजेश जी, जैसे कॉलर कह रहे हैं कि नारा अलग था, झंडा अलग था और प्रत्यक्ष जमीन पर काम अलग था। देखिए, साम्यवाद की जब हम इतनी बात करते हैं तो मैं आपको नेहरू जी से एक बार पूछा गया कि साम्यवाद क्या है, तो उन्होंने साम्यवाद की व्याख्या इस तरह से करी थी कि जिस सोसाइटी के अंदर पैसा है तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है की बात हो सकती है। जहां पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी है, वहां इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब सब लोगों को मौका मिले, वो एक साम्यवाद की एक डेफिनेशन। बिल्कुल, ये भारतीय सोच की एक तरीके से, एक भारतीय सोच के तरीके से उन्होंने साम्यवाद की। लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन में ये सोच भी बदल गई है। देखिए, पहले अगर किसी के पास पैसा आता था तो वो समाज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, वो अलग अलग सेवाएं लोगों से लेता था, उसके यहाँ लोग काम करते थे, मशीनरियों का कम आधार था। अब तो लोग एलसीडी लेने में, महंगी करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियां लेने में, इस पर ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो जो भारतीय पद्धति से अगर सोचा जाए तो ना साम्यवाद का सही है, ना आज का ग्लोबलाइजेशन का सही है। देखिए, जो भारतीय मतलब अगर आज इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से समझिए तो जब से नरसिम्हा राव की सरकार आई थी उसके बाद से जो टोटल पोलराइज, मतलब इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर एक तरह से सहमति सी हो गई थी कि ये इकोनॉमिक ओपन पॉलिसी चलेगी। इसके बिना बिल्कुल, उसके खिलाफ भी आने वाले दिनों में बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके भी कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। उसके खिलाफ भी आगे चलकर बात करेंगे, देखेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन आज हम साम्यवाद पे बात कर रहे हैं, कम्युनिज्म पे बात कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। बोल रहा है आज का उठाया गया जो मुद्दा, हाँ, आज को उठाया गया मुद्दा ही गलत है। हाँ, कैसे बताइए? हाँ, बोलिए ना, कैसे? कि आज का उठाया गया मुद्दा गलत है। हाँ, कैसे? आप लोग बोले हैं आज को उठाया गया मुद्दा गलत है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि भारत में संभवत में चलने वाला नहीं है, लेकिन कहाँ चला था और कहाँ चल रहा है। वाह वाह तो कहाँ पर भी है जो है ही नहीं। बिल्कुल, आपने अच्छा एंगल दिया है इसको, धन्यवाद। तो ये बंगाल से कॉलर थे हमारे, वैसे रेगुलर कॉलर है। मैं दोबारा ब्रिजेश जी के पास जाऊंगा। ब्रिजेश जी, इन्होंने तो बिल्कुल आज के सवाल पर ही सवाल उठाया और मुझे सही भी लगता है कि उनका कहना है कि भारत में विफल हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहीं भी चला नहीं है, सब जगह विफल हुआ है, रूस में भी हुआ है। वो ठीक बात है, अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी 34 साल तक रूल करती रही। तो ये दुनिया में ऐसा भी कहीं नहीं हुआ शायद, क्योंकि वहां तो आप चाइना समझे तो वहां एक ही पार्टी का रूल रहा, रशिया समझे तो आप एक ही पार्टी, जहां जहां ये कम्युनिस्ट ब्लॉक थे वो सिंगल पार्टी थी। लेकिन यहाँ एक इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी 34 साल तक राज्य करती थी, ये भी एक अपने आप में बड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये रही कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी जो 34 साल राज कर गई यहाँ पे किस तरह, उसने किसी इकोनॉमिक फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे या किसी और फ्रंट पे कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी भी करके नहीं दिखाया, जो अपने को दूसरी पार्टियों से अलग कहीं से कोई अचीवमेंट होती उनकी, या मजदूरों को बहुत बड़ा एम्पावरमेंट हो जाता, या गरीबी का, क्योंकि बेसिकली सोशल इक्वालिटी की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहली लड़ाई तो आपकी गरीबी से है। बिल्कुल, और गरीबों को जानकर गरीब रखना ये किसी पॉलिटिकल फिलॉसफी का हिस्सा नहीं हो सकता। बिल्कुल, मतलब अमीर और गरीबों को बराबर करने के जिद में गरीब को अमीर तो नहीं कर पाए, उसको बल्कि मजबूरी अमीर में को भी गरीब कर दिया, उसको और मजबूरी से गरीब रखना। बिल्कुल, और जो वो काडर का काम कर सके और जो वो गरीब बन के झंडा उठा सके, ये एक डिजाइन था। मेरे को तो सीधा सीधा एक डिजाइन लगता है 34 साल में जो इन्होंने बंगाल का सत्यानाश किया है, और ये तो शुक्र है कि भारत का बाकी हिस्सा से बचा रहा। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं, हम उनको भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर रखने का मौका देते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, जितेंद्र जैन बोलता हूँ। हाँ बोलिए जितेंद्र जी। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि असल में साम्यवाद का जहाँ जन्म हुआ उसी देश में वो देश टुकड़े टुकड़े हो गया। रूस जहाँ पला बड़ा चीन, वहीं पर उसके पुरोधा माओ की मूर्तियों को कचरे के ढेर में फेंका गया। असल में साम्यवाद
एक सांस्कृतिक ताने बाने को नष्ट करने वाली विचारधारा है, सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने वाली विचारधारा है। ये वहीं पर पनपती है जहाँ पर भूख, बेकारी, गरीबी, इस तरह की अवस्थाएं होती है। भारत में ये बंगाल में, त्रिपुरा में इसलिए जड़ जमा पाया कि वहाँ की तत्कालिक जो भी शासन था, जो वो शासक लोग अपनी जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए और ये साम्यवादियों ने लोक लुभावन नारे देकर और मीठी मीठी बातें कर कर उन राज्यों के नागरिकों को इस प्रकार से बरगलाया कि उन्हें लगा कि साम्यवाद जो है उनकी सारी समस्याओं का हल कर देगा। बिल्कुल। बाद में उन्होंने अपने असली रंग में आकर हिंसा के माध्यम से, डर, भय, आतंक के माध्यम से, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, वे लगातार इस माध्यम से उन राज्यों में काबिज रहे, क्योंकि उन राज्यों की जनता के पास ऐसा कोई विकल्प मौजूद नहीं था कि वो उस अत्याचारी शासन को, कम्युनिस्टों के शासन को बदल सके। बिल्कुल। वर्तमान में ममता बनर्जी के माध्यम से उन्हें एक ऐसा शासक दिखाई दिया, ऐसा शासन दिखाई दिया कि वे जो है इन समाज तोड़क, राष्ट्र विरोधी लोगों को बदल सकते हैं। तो उन्होंने जो है अच्छे विकल्प के रूप में इन्हें चुन लिया। बिल्कुल। धन्यवाद जितेंद्र जी, धन्यवाद। यहाँ पर बहुत अच्छी बात जितेंद्र जी बता रहे हैं और आप भी कई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ भी हमें कई प्रतिक्रिया मिल रही है और हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या साम्यवाद भारत में विफल हुआ है। हमारे कॉलर ने इसमें और जोड़ा है और उसने कहा है कि भारत में क्या, ये तो दुनिया में कहीं पर भी यशस्वी नहीं हुआ है। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं इसके पक्ष में, विपक्ष में, आपकी जो भी राय है। हम सुदर्शन के बिंदास बोल में पूरा लोकतंत्र देते हैं और आपको अपनी बात बेखौफ होकर कहने का मौका देते हैं। एक कॉलर को भी मौका देंगे, देखते हैं आज के विषय में उनकी क्या प्रतिक्रिया। की विफलता भारत के लिए शुभ है। हाँ। साम्यवादी रूस और चीन के वफादार हैं, भारत के नहीं। हाँ। इनके राष्ट्र पुरुष मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट और माओ हैं। इन्होंने चीन द्वारा भारत पर आक्रमण का स्वागत किया था और चीन की सेना को मुक्ति सेना बताया था। इन्होंने सुभाष को तोजो का कुत्ता कहा था। इन्होंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर के चित्र लगाने का विरोध किया था। ये धर्म और ईश्वर को नहीं मानते, अतः भारत जैसे धर्मपरायण देश में इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसीलिए इनकी जगह खत्म हो गया, ऐसा आप मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं चलूंगा अब ब्रिजेश जी के पास। ब्रिजेश जी, बात वहीं पर आ रही है कि भारत के साथ ये विचारधारा मैच नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी 35 साल इसने राज किया, कैसे? देखिए 35 साल जो भी शुरू में तो बड़ा लोगों का रोमांस रहा इस विचारधारा के साथ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कोई विकल्प नहीं था वहां पे। कांग्रेस जो थी किसी ना किसी तरीके से इनको सपोर्ट भी कर रही थी, अपोज भी कर रही थी, वो ड्यूअल रोल प्ले करती रही। यही मेरे को मेन कारण लगता है, क्योंकि हर फ्रंट पे ये लोग फेल हुए। क्या वो इकोनॉमी थी राज्य की या सोशल सिस्टम था या कुछ नया नहीं दे पाए, बंगाल को कोई नई राह नहीं दिखा पाए जो लोगों की आशा थी शुरू में इनको जब ये 77 में आए थे। तो यही एक कारण था और जैसे ही कारण बिल्कुल, और जो भी रहे वहां पर इतने साल सत्ता में वो दबंगई के साथ रहे एक तरीके से, मतलब वैचारिक के बजाय ये एक बड़ा कारण नहीं। उसके अलावा फिर इनको एक ऐसा मौका मिल गया कि इन्होंने गांव-गांव में अपनी पैठ कर ली और जिस तरीके से मैंने बताया था कि वहां पूरे जैसे पंचायत सिस्टम, सोशल सिस्टम वहां हर तरीके से कैप्चर कर लिया और लोगों की जिंदगी में ये रहा कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नहीं है तो वो सेक्युलर नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने उनके टोटल रिसोर्सेज को इस तरह सोशल रिसोर्स, सोशल लेवल पे भी और इकोनॉमिक लेवल पे भी इस तरह से कैप्चरिंग कर ली थी कि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था कि अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा नहीं रखेंगे, अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ के नहीं रहेंगे तो बंगाल में आप नहीं रह सकते। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लिया था और इसमें कोई विचारधारा का लेना देना नहीं था। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे भी अपनी बात रखने का उनको मौका देते हैं। नमस्कार। मैं रामबाबू बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ बोलिए रामबाबू। अभी तक तो इन नतीजों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि भारत में पूरी तरह से ये वामपंथी मोर्चा वगैरह विफल हुआ है या साम्यवादी विचारधारा विफल हो गई, ऐसे अभी नहीं कर सकते। नहीं देखिए, रामबाबू दो मैटर है, खत्म होना और विफल होना। हो सकता है खत्म नहीं होंगे क्योंकि एक दल है, बने रहेंगे, विकल्प के तौर पर लोग इनके पास भी जाएंगे, लेकिन विचार विफल हुए ऐसा हम कह रहे हैं। आज की तारीख में ये विफल हुए हैं, आज की तारीख में ये विफल है, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे क्योंकि क्या है
वो सत्ताधारी के पक्ष में ये वोट गया है जनता का, और उसका ये नतीजा है। इसके मायने यानी पूरी तरह से ये विचारधारा खत्म नहीं हुई, खत्म होनी चाहिए ऐसा भी हम मानते हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई है। तो धन्यवाद। इसका जवाब आप भी, हाँ, इस पर ब्रिजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, विचार, जैसे अगर आपने इस प्रोग्राम को थोड़ा पहले सुना होगा तो विचारधारा तो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हुई, विचारधारा का ढोंग रचा गया। तो विचारधारा तो थी नहीं। अब तो यह क्लब का नाम आप समझ लीजिए, उसको सीपीआई कह लीजिए या सीपीआईएम कह लीजिए, या कोई सोशलिस्ट पार्टी भी यहाँ इस तरह से कोई नाम रखे हुए हैं, जबकि उनका सोशलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। तो विचारधारा तो यहाँ खत्म बहुत पहले हो चुकी थी, और विचारधारा यहाँ कभी आई नहीं मेरे हिसाब से। जो भी मॉडल था वो एक तरीके से वही सेल्फ स्टाइल्ड मॉडल था, और वो झंडा उठवाने वाली बात थी, और वो खाली नारों तक सीमित थी। उसका कोई धरातल में कोई लेना देना कभी था ही नहीं। बिल्कुल, हम कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है ये होने के आपके सामने। साम्यवाद के भारत में विफल होने के कई कारण हैं। भारतीय राजनीतिक दलों ने जो साम्यवाद की विचारधारा स्वीकार की वह पूर्णतः विदेशी थी। इस विचारधारा को प्रेरणा देने वाले विचारक भी विदेशी थे। भारतीय समाज व्यवस्था में मूलतः नैसर्गिक साम्यवाद है, लेकिन ये इम्पोर्टेड विचार भारत के सारे लोगों को स्वीकार करना संभव ही नहीं था। भारतीय साम्यवाद भौतिक से ज्यादा मानसिक समानता को महत्व देता था, इसलिए वह संस्कार और एक दूसरे के साथ व्यवहार को ध्यान में रखकर सोचता था। वहीं यह विदेशी साम्यवाद भौतिक समानता के लिए खून खराबे में ज्यादा विश्वास करता था। भारतीय समाज के शांति प्रिय होने के कारण उन्होंने इस खून खराबे को नहीं स्वीकार किया। भारत से ज्यादा रशिया और चीन के प्रति प्रेम इस विचार का होने से देशभक्त भारतीय इससे दूर ही रहे।